तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला सेशन जो इंश्योरेंस का पार्ट 1 है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन सारे वीडियोस में मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, यानी कि यू कैन नॉट सी माई एक्सप्रेशंस, बट यकीन मानिए मैं आपको उतने ही जोश से पढ़ा रही हूँ, उतने ही ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ा रही हूँ। बट क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल मजबूरियाँ हैं, लेकिन आपसे जो वादा किया था 3 महीने पहले उसको भी पूरा करना है, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी सेशंस बनाने हैं। और इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना चेहरा दिखे ना दिखे, मेरी आवाज़ और मेरा नॉलेज ही काफ़ी है, आप ये नॉलेज आप तक पहुँच जाए तो फिर काम ही बन जाए। तो हमने लास्ट सेशन में हमने वी स्टडीड अबाउट वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट द लैटिन मैक्सिम यूबेरेमी फिडी, जिसका मतलब है ऑटमोस्ट गुड फेथ, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमिनिटी, और हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था दैट इज सब्रोगेशन। तो आई होप आपको सब्रोगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्रोगेशन क्या होता है। मीनवाइल जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है बेटा, मैं फिर से कहूँगी फटाफट से टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अभी भी लोगे ना तो यू विल बी एबल टू एस इट, ठीक है। तो आप कम से कम आपका वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हमने हाँ पेपर लगाया है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। मीनवाइल किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट की तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन से। व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्ट्रीब्यूशन? देखो, जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी कोई इंसान है जिसको इन्वेस्टमेंट में बड़ा अच्छा लगता है, इंसान को इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, ठीक है, और कि ये बीमारी में हमारा इतना इतना कवर होगा। अब अगर कुछ भी ऐसा लॉस हुआ, ठीक है, कुछ भी ऐसा हेल्थ में ही प्रॉब्लम हुआ, तो दोनों ही कंपनीज लायबल है। पर क्या वो बंदा, अगर 1 लाख का मेरा खर्चा हुआ तो क्या मैं दोनों कंपनी से जा जाके 1-1 लाख रुपए ले सकती हूँ? तो मैंने पहले ही कहा है बेटा कि इंश्योरेंस जो है वो किसी के पर्सनल गेन के लिए नहीं होता है। इंश्योरेंस हमेशा किसके लिए होता है? ताकि आपका नुकसान रिकवर हो सके, ये नहीं कि आप सामने वाले को बेवकूफ़ बनाए, ठीक है। तो वही कहा जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन में कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ लॉस, इफ देयर इज़ अ लॉस, अगर कहीं पे लॉस है, ठीक है, और आपने यू हैव टेकन मोर देन वन पॉलिसी, यू हैव टेकन मोर देन वन पॉलिसी, आपने एक पॉलिसी से ज़्यादा ले रखा है, तो उस केस में आपका जो लॉस होगा वो कौन कवर करेगा? तो लॉस जो है वो कवर्ड होगा, किससे कवर्ड होगा बेटा? तो इस विल बी कवर्ड बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द कवरेज, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द, ठीक है। मान लिया कि आपने इक्वल अमाउंट की 2 पॉलिसी ले रखी तो 50-50 हो जाएगा। मान लिया आपने एक की पॉलिसी ले रखी है 1 लाख की, एक की 2 लाख की ले रखी है, तो आपका उसी हिसाब से 33 और 66 कवर हो जाएगा। तो इक्वल प्रपोर्शन में वो दोनों जो है वो लाइबिलिटी को उठाएंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि एक ही चीज़ के लिए आप दो जगह से अपना पॉलिसी का जो भी पैसा है वो आप दोनों जगह से ले लें, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि आपने अगर कहीं से पॉलिसी लिया तो इवन द कंपनीज, जो पॉलिसी वाली कंपनीज होती हैं, उनको भी ये राइट होता है बेटा, क्योंकि आजकल तो पैन कार्ड का ज़माना है, आधार कार्ड का ज़माना है, तो एवरीबडी नोज़ है ना। पहले ऐसा होता होगा कि भाई पता नहीं लगता है कि किस इंसान की कहाँ पे पॉलिसी है, किस इंसान की कहाँ पे नहीं है, बट अब क्योंकि सब कुछ डिजिटली इतना इंटरकनेक्टेड है कि हर किसी को सब कुछ पता होता है, ठीक है। तो इवन द कंपनीज, जो कंपनीज है बेटा, उनके पास भी ये राइट होता है। द कंपनीज ऑल्सो हैव द राइट कि वो क्या कर सकते हैं, वो आपको मतलब एक दूसरे के बारे में पता कर सकते हैं और इक्वली अपने प्रपोर्शन में अपना जो कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर डैमेज को लेकर के वो दे सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन, पॉलिसी ऑफ कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको कि क्या होता है पॉलिसी ऑफ कंट्रीब्यूशन। चलिए अब अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज योर मिटिगेशन। नाउ व्हाट इज दिस मिटिगेशन? द पॉलिसी ऑफ मिटिगेशन। चलिए, मिटिगेशन का मतलब होता है कि देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इन गुड फेथ, मतलब कि दोनों इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों की ही जिम्मेदारी है कि हमको चीज़ों को सही फेथ में करना है। यानी कि हमको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि हम जानबूझ के अपना फ़ायदा ले सके, क्योंकि बेटा आपके लॉस को इनकर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी बनी, ये थोड़े ना है कि आप खुद ही जाके गाड़ी भिड़ा दो और फिर जाके इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लो। तो इसीलिए मिटिगेशन कहता है कि भाई इंश्योर्ड की ये ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड की ये ड्यूटी है बेटा, क्या ड्यूटी है? टू टेक रीजनेबल स्टेप्स, टू टेक रीजनेबल स्टेप्स। इंश्योर्ड की ये ड्यूटी है कि वो रीजनेबल स्टेप्स लें टू मिनिमाइज द लॉस
और डैमेज, अगर कोई डैमेज हो रहा है बेटा किसी भी प्रॉपर्टी का जिसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो ये इंश्योरर की इंश्योर्ड की ये रिलायबिलिटी है कि वो पूरी कोशिश करें उसको बचाने की, फिर भी ना बच सके तो वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे, ठीक है। अब मान ले कि फैक्ट्री में मान लो नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, फैक्ट्री में ही खुद ही आग लगा दिया, या फिर जल रहा है और आप उसमें पानी ही नहीं डाल रहे हैं, या फिर आप उसको बुझाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, फायदा ही फायदा हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। तो द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन सेज दिस, ये भी एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का कि भाई पहले तो आप रीजनेबल केयर लीजिए, बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, फिर भी अगर नहीं बच पा रहा है तो फिर बात अलग है। तो फिर वहां पर क्या हो सकता है कि वहां पे द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक द लायबिलिटी। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप जैसे मन करे वैसे, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि बेटा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है दैट इंश्योरेंस इज नॉट अबाउट प्रॉफिट मेकिंग। इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट का तरीका नहीं है, कोई कमाने का तरीका नहीं है, एंड नॉट गैम्बलिंग, और ना ये कोई जुआ, कोई गैम्बलिंग है कि इससे क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लें और उस पैसे से क्या करें आप कि बिल्कुल मज़े मज़े करें, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि इंश्योरेंस इज़ नॉट अबाउट प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट गैम्बलिंग, ठीक है। इस बेटा नोट्स फिर से मैं कह रही हूँ, नोट्स अगर बना पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना पा रहे हो इन एनी केस तो बेटा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। किसी वीडियो में मैं ऐसा भूल जा रही हूँ अगर, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने, और यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। तो उसको मतलब आप क्या है कि हमसे कनेक्ट करके और आप आराम से अपना कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया कि मेनली प्रिंसिपल समझ में आ गया, और मेनली ये बताना था मुझे कि इंश्योरेंस जो है उसको ड्यू डिलिजेंस, मतलब ह्यूमन प्रूडेंस और ड्यू डिलिजेंस को ध्यान में रखते हुए फिर आपको कुछ क्लेम करना है। ये नहीं कि भाई इंश्योरेंस वाला कंपनी है वो भी इंसान को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में पड़ा है, और आप भी क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में पड़े हैं, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होता है इनका, तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि ये क्या करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इनके ऑफिस होते हैं बहुत सारे, पिछले सेशन में बताया था मैंने कि इनके बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे, है ना, कोई तरीका होगा ना उनको सैलरी देने का। तो ये क्या करते हैं कि जो भी पैसा, जो भी प्रीमियम आप जमा करते हैं, क्योंकि एक इंसान तो करता नहीं है, इंडिया हैज़ अ वास्ट पॉपुलेशन, तो जितने भी लोग जो भी प्रीमियम जमा करते हैं उसको ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में, बीट गवर्नमेंट बीट प्राइवेट, ठीक है, और फिर उससे जो इनकम कमाते हैं उससे ये अपना पूरा एक्सपेंसेस को कव करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे, एंड दिस इज़, ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि क्वेश्चन अगर आते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपका अगर इंश्योरेंस से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको टाइप्स तो पता ही होने चाहिए। तो सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, पहला है आपका लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है आपका जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस LIC वगैरह के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल रीड अबाउट दिस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अभी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये क्यों बन रहा है, क्यों लाइफ इंश्योरेंस लेता है कोई भी इंसान, तो कोई भी इंसान बेटा लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो किस लिए लेता है, तो लेता है रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, है ना। क्यों लेता है लाइफ इंश्योरेंस, ताकि अगर ज़िंदगी का, कहते हैं ना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते रह जाते हैं, लेकिन हमें कल भी किसी ने नहीं देखा है कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंसान क्या होता है कि इंसान बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि मोह बहुत होता है इंसान को, हम सब, मतलब बीट मी बीट यू, हम सबको सबसे अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट एक अलग पीक पे तब पहुंच जाता है ना बेटा, जब क्या होता है कि हम अपने से ज़्यादा अपने लव्ड वंस का ध्यान रखते हैं। हम मतलब स्पेशली जब मदर फादर, एक इंसान जब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, प्लस वो शायद किसी छोटे बच्चे के मदर फादर होंगे, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हम बहुत ज़्यादा ना खुद के लिए जीना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ मदर फादर की तरह, बल्कि हम अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हमें कुछ हो जाए, हम उनकी दुख को हम ले लें, लेकिन हम उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ, हर इंसान यही सोचता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द, सबका मैं नहीं कह सकती, पर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसके लिए क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा जरिया होता है जहाँ पे इंसान कहता है ना, मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, पर मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन
कौन देखेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं, जो भी बंदे पे डिपेंडेंट लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इंश्योर्ड रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। देखो इंसान की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि पैसे से रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा पैसा रहता है तो रिश्ते बनाते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि इंसान की जो जगह होती है, जो उसका नेचर होता है ना, उसको कोई पैसा कर्व नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत मायने रखती है ना। तो इसीलिए क्या है कि अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ तो है ही, लेकिन अगर मान ली एक ही कमाने वाला है, उनके बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, ठीक है, अर्न नहीं करती हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये किस लिए किया जाता है बेटा? ये होता है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ के लिए, यानी कि अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा मिसहैप हो जाता है जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक एंड पे ले आए, तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली सारी चीज़ें मिले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हर पॉलिसी की तरह ये भी पॉलिसी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे इंश्योरेंस जो है, जो इंश्योरर है, इंश्योरर अग्रीज टू पे टू द इंश्योर्ड, या तो इंश्योर्ड को पे करते हैं एक टर्म खत्म हो जाता है तो, है ना, या फिर उनके जो भी नॉमिनी होते हैं, जो भी बेनिफिटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक एश्योर्ड सम ऑफ मनी प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, कि भाई आपको इतना इतना प्रीमियम भरना है और इतने समय बाद आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एश्योर्ड सम ऑफ मनी करते हैं। तो ये दो कंडीशन में होता है बेटा, इधर डेथ में, या तो डेथ के टाइम में होता है, या फिर ये होता है क्या, एक सर्टेन एज के बाद, क्या है ना, इतने साल का प्रीमियम भर रहे हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ पॉलिसीज़ होती है जो कि डेथ एक्सीडेंटल वगैरह जो होती है वो डेथ के लिए होती है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो कि एक आपने एज अटेन कर लिया है तो उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो इन दो कंडीशंस के लिए ये दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है बेटा, ये जो है ये डिडक्टिबल है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बेटा, दैट इज टैक्स डिडक्टिबल है। मुझे बताइएगा बेटा ज़रूर कि मतलब अगर मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब चाहती तो नहीं थी कि ऐसी वीडियो बनाऊँ, मैंने सोचा नहीं था, बट क्या है ना कि आप लोग को कंप्लीट मुझे कराना है एनी हाउ, क्योंकि वो प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस पूरा करना है ना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि करा दूँगी, पर आप भी कह रहे होगे कि मैडम बोल रही हैं लेकिन करा ही नहीं रही हैं। तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी पोस्टिंग 4-5 वीडियोज़ एवरी डे, लेकिन आई विल बी कंप्लीटिंग योर दिस सीरीज़, ओके। चलिए, तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पे। हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जान लिया कि क्या है, बहुत अच्छा लंबा खासा प्रवचन हो गया हमारा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए बेटा, हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपके एग्जाम पर्पज से रेलिवेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फिर मैं कहती हूँ कि PhD करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो पहला है आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। एक एक करके मैं बताती जाती हूँ। जो फर्स्ट है आपका टाइप्स में, पहला है टर्म इंश्योरेंस प्लान। नाम से ही समझ में आ रहा है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए है ना। ये डेथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, यानी कि फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। दिस इज़ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है और आप नहीं बना पा रहे हैं जल्दी में, तो आप ले सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर अ फिक्स्ड पीरियड है बेटा। और ये क्या है कि ये बेसिकली किस चीज़ों में करता है, तो ये करता है कि भाई अगर किसी की जल्दी डेथ हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बंदा है और उसकी जल्दी डेथ हो गई, तो उस केस में पैसे जो है वो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये टर्म के बाद नहीं मिलता है, बल्कि डेथ के बाद मिलता है। तो पेएबल ओनली ऑन डेथ, पेएबल ओनली ऑन डेथ, सिर्फ डेथ के टाइम पे मिलता है। अगर डेथ नहीं हुई तो ये पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका प्रीमियम भी लो होता है, क्योंकि रिस्क कम है ना बेटा। अब जैसे कि कोई इंसान ने 10 साल की पॉलिसी ली, लेकिन मज़े की बात ये है कि वो इंसान खुद नहीं चाहता होगा कि 10 साल में उसकी डेथ हो जाए, राइट। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी डेथ हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि एक अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है। और यहाँ पे क्या है कि रिस्क फैक्टर भी है कि अगर डेथ नहीं हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मतलब सोचो ना कि एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे आप खुद चाहते हो कि आपको पैसे ना मिले, क्योंकि कोई जानबूझ करके मरना थोड़ी चाहेगा। तो इसीलिए इसका प्रीमियम भी कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी मतलब ये आपके पूरे जीवन चलता है, मतलब ये फिक्स टर्म नहीं होता है, ठीक है।
और इसका प्रीमियम मतलब ये इसका पैसा जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि विद इन दिस टेनर आपकी डेथ हो जाए या किसी इंसान की डेथ हो जाए तो पैसे मिले। ये क्या है कि जब भी इंसान की डेथ होती है, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी इंसान अमर नहीं होता है, हर किसी को जो इस धरती पे आया है उसको एक दिन जाना है, तो वो जो जाने वाला टाइम है कभी भी हो उस टाइम पे ये पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम जो है इसका वो या तो फिक्स टर्म भी हो सकता है या तो होल लाइफ भी हो सकता है। प्रीमियम जो है वो फिक्स टर्म भी हो सकता है और होल लाइफ भी हो सकता है, ठीक है। इसका प्रीमियम थोड़ा सा हाई होता है बेटा एज कम्पेयर टू दिस टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के लिए कहीं ना रिलीफ है। शायद 100-200 में एक आध दो ही केस ऐसे होते होंगे जो उसमें उस पर्टिकुलर पीरियड में इंसान की डेथ हो जाए, ठीक है। तो इसका प्रीमियम जो है वो कंपैरेटिवली लो होता है। चलिए अगला है क्या, अगला है आपका दिस इज़ योर इंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड। इंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या आता है बेटा, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि ये क्या है कि एक टर्म के बाद पैसा मिलता है, ठीक है। अब ये तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि भाई इंसान की डेथ नहीं हुई उस पर्टिकुलर टर्म में, तो इसमें वो झंझट नहीं है कि डेथ होना ही है। मतलब एक टर्म के, मान लिया आपने 10 साल की पॉलिसी ली है तो 10 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि डेथ होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इवन इफ पर्सन सर्वाइव्स, इवन इफ पर्सन सर्वाइव ही विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे पर्सन अगर सर्वाइव भी कर जाते हैं तो भी इनको बेनिफिट जो है वो मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको मैच्योरिटी बेनिफिट कहा जाता है। दिस इज नोन एज मैच्योरिटी बेनिफिट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये क्या मिल रहा है, ये है कि आपने एक फिक्स टर्म के लिए पैसे जमा किए और आपको फिर वो पैसा मिल गया, बस इतना ही है। इसमें कुछ ऐसा झंझट लफड़ा नहीं है कि भाई नहीं डेथ होनी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला एक और है, इसमें एक और है आपका क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, जॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने इसको ले रखा है, दिस इज नोन एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग इसको क्या है कि इस पॉलिसी को इन्होंने ले रखा है, ठीक है। तो बाय 2 और मोर पर्सन्स, है ना, बाय 2 और मोर पर्सन्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने लिखा है। प्रीमियम जो है वो जॉइंटली भी पे हो सकता है। प्रीमियम कैसे पे हो सकता है, तो वो ये आपका जॉइंटली भी पे हो सकता है या फिर और बाय ईदर ऑफ देम, या फिर कोई भी उसमें पे कर सकता है। ऐसा कोई झंझट, जैसे जॉइंट अकाउंट कैसे होता है कि भाई जॉइंट अकाउंट में क्या होता है कि भाई कोई भी उनसे पैसे जमा करे निकाल दोनों सकते हैं। तो इसमें भी वही है कि बेनिफिट जो है वो कैसा होगा कि अगर एक की डेथ हो जाती है तो बाकियों को मिलता है, ठीक है। इसमें भी किसी के डेथ पे ही मिलेगा, लेकिन ऐसा है कि एक की डेथ हो जाती है अगर तो फिर बाकियों को मिलता है इसमें। तो पैसे किसको मिलेंगे, बेनिफिट किसको मिलेगा, तो 2 अदर सर्वाइवर्स, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ 1, इन केस ऑफ डेथ ऑफ 1 एक की डेथ हो जाती है तो बाकी सर्वाइवर्स को इसके पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए ये हो गया आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगला आता है हमारा ULIP। अब क्या है ये ULIP, तो ULIP इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दिस इज योर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो यहाँ पे बेटा ड्यूअल बेनिफिट होता है, 2 बेनिफिट होता है। क्या क्या बेनिफिट होता है, तो पहला तो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के बाद पैसा मिल जाएगा, ठीक है, कि अगर आप जिंदा रहे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और प्लस आपका अगर लाइफ कवर भी होता है, ठीक है। यानी कि इसका बेनिफिट क्या है कि भाई आपका पैसा भी जमा हो गया, सेविंग्स भी हो गई, लाइफ कवर भी मिल गया कि अगर मान लेते कोई मिसहैप हो जाता है तो आपको पैसे भी मिलेंगे, और प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। तीनों बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज योर ULIP। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट। अब हम आते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस में बेटा बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। फायर इंश्योरेंस होता है, मराइन इंश्योरेंस होता है, ऐसे बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस तो आपको नाम देख के ही पता लग जाएगा कि भाई ये किस तरह का इंश्योरेंस होगा, नाम में ही लिखा हुआ रहता है कि भाई नाम से ही पता लग जाएगा। जैसे फायर इंश्योरेंस है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई फायर मतलब आग, तो फायर इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये इस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, पर मैं 1-2 आपको बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप नाम देख के ही समझ में जाएंगे।
इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नाम देख के ही आप समझ में इसको आ जाएगा, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो फायर इंश्योरेंस क्या है, तो इसमें क्या है कि भाई अगर कोई लॉस या डैमेज होता है, मान लिया कि कोई लॉस या डैमेज होता है, किस कारण से होता है भाई, तो बाया एक्सीडेंटल फायर की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये लॉस या डैमेज किस वजह से हो रहा है, तो एक्सीडेंटल फायर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो या फिर ऐसा अक्रेंस के कारण हो रहा है जो कि फायर पॉलिसी के अंडर आती है, ठीक है। और एनीथिंग अंडर, देखोगे जब पॉलिसी वगैरह साइन करने जाओगे ना, तो देखोगे यार लंबा चौड़ा पॉलिसी बना रहता है, ठीक है। बहुत सारे उसमें इफ एंड बट्स लिखे रहते हैं, और वो इंसान पढ़ने की जहमत तो नहीं करता, लेकिन जब वो अपना कवर लेने जाता है ना, जब वो अपना क्लेम लेने जाता है, तो उस समय पे फिर उसको बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि क्यों नहीं पढ़ा, काश उस समय पढ़ लेते तो आज इतनी झंझट नहीं होती। तो एनीथिंग मेंशन्ड इन देयर पॉलिसी, तो कोई भी चीज़ जो कि उनके पॉलिसी के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये होता है फायर इंश्योरेंस, जो भी उनकी पॉलिसी में मेंशन की रहती है चीज़ें, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। चलिए, अब ये बेसिकली 1 साल का होता है, नॉर्मली इट इज़ फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए ये कराया जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके पॉलिसी पे, पर नॉर्मली 1 साल के लिए होता है। अब इसके कंडीशंस, कुछ प्री कंडीशंस होते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो फायर का क्लेम है, अगर लगा है तो इंसान तो खुद से भी लगा सकता है, किसी का क्या ही कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक्चुअल लॉस होना चाहिए, ये नहीं कि बस जाके बोल दिए कि हाँ भैया हमारे यहाँ तो फायर लग गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल लॉस होना चाहिए। फायर जो है बेटा, फायर जो है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुश्मनी नहीं, बट कहते ना कि जानबूझ के करा हुआ, ठीक है। तो ऐसा एक्सीडेंटल होना चाहिए और नॉन इंटेंशनल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब वही है कि ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और इग्नाइटिंग फायर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसे धू धू करके जलता है ना, जो बिल्कुल येलो ऐसा कि 4 लोग आ जाएं, ऐसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है कि इग्नाइटिंग फायर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हमने कह दिया आग लग गई तो बस लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस होते हैं, देखो सबका अपना अपना पॉलिसी होता है, तो ये फायर इंश्योरेंस वाले की भी पॉलिसी है कुछ, ठीक। चलिए, अगला है हमारा मराइन इंश्योरेंस। अब ये मराइन इंश्योरेंस क्या है, देखें ज़रा। तो मराइन इंश्योरेंस क्या कहता है, मराइन इंश्योरेंस जो है वो देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें शिप से, कागोज से जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शिप या कागोज से दूसरे कंट्रीज़ में जाती हैं, तो उसमें लॉस बड़ा होता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि सामान जो है वो रास्ते में ही इन ट्रांजिट ही डैमेज हो गया। तो अब ये कोई छोटा मोटा डैमेज तो है नहीं, क्योंकि एक शिप में अगर सामान जा रहा है तो ऐसे 50-100 रुपये का सामान तो जाएगा नहीं कि डैमेज हो गया तो कोई बात नहीं है। तो जितने भी लॉस या डैमेज होते हैं शिप्स में, कागोज में, टर्मिनल्स में, ठीक है, या फिर ट्रांजिट के टाइम पे, वो सारा लॉस कवर करता है कौन, मराइन इंश्योरेंस कवर करता है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि इट कवर्स द फिजिकल लॉस, ठीक है। ये क्या कवर करता है बेटा, फिजिकल लॉस कवर करता है या डैमेज, ठीक है, डैमेज कवर करता है ऑफ शिप्स, कार्गो, टर्मिनल्स, ठीक है, शिप्स, कार्गोस, टर्मिनल्स, या कोई भी ऐसा ट्रांजिट, मतलब कि रास्ते में ही, ठीक है, कहीं पर भी बिटवीन ऑरिजिन एंड फाइनल डेस्टिनेशन, कभी भी ट्रांजिट पे होगा तो ट्रांजिट बिटवीन ऑरिजिन एंड फाइनल डेस्टिनेशन, तो कहीं पे भी ऑरिजिन और फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में कहीं पे भी अगर कुछ भी होता है तो इसको कवर करने का काम कौन करता है बेटा, तो मराइन इंश्योरेंस करता है, ठीक है। तो ये कितना भी जो इवन पहले ऐसा होता था कि देयर आर सेवरल मराइन पेरिल्स, बहुत सारे मराइन पेरिल्स होते थे, जो डाकू वगैरह होते थे, है ना, पायरेट्स जो रहते थे, तो उनसे भी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब तो खैर बहुत कम हो चुका है, ऐसा कुछ होते नहीं हो, समुद्री लुटेरे वगैरह कुछ नहीं होते हैं, बट जो मराइन इंश्योरेंस है वो मराइन पेरिल्स जो होते थे, ठीक है, इससे भी इसको प्रोटेक्ट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा हो गया, मराइन पेरिल्स हो गए, फिर कोलिजन विथ रॉक हो गया, मान लिया कि कार्गो जो है वो कोलाइड कर गया रॉक से और सारा सामान ख़राब हो गया, ठीक है, या फिर के एनिमी नेशन के अंडर में आ गया, तो ये जितनी भी जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं मराइन इंश्योरेंस में, ठीक है। तो इंश्योरर जो है यहाँ पे, इंश्योरर जो है उसको अंडर राइटर भी कहा जाता है, तो ये नोट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इंश्योरर इज ऑल्सो नोन एज अंडर राइटर, ठीक है।
तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी 3 चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व। कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है बेटा? तो पहला जो है कि शिप का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। 3 चीज़ें होती है, शिप या हॉल का इंश्योरेंस होता है, दूसरा क्या है, कार्गो का इंश्योरेंस होता है, और तीसरा क्या है, फ्रेट का इंश्योरेंस होता है। अब ये फ्रेट का इंश्योरेंस क्या है? कार्गो इंश्योरेंस होता है, और तीसरा जो है वो क्या होता है, फ्रेट इंश्योरेंस होता है। फ्रेट क्या होता है बेटा? तो देखो क्या होता है कि आपको जो शिप वाले होते हैं, अब मान लीजिए कि सामान का लॉस हो गया, ठीक है, अब वो जब तक उस पर्ची को जमा नहीं करेंगे उनको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस समय पे मतलब अगर कार्गो मान ले पहुंचा ही नहीं डेस्टिनेशन पे, तो उस केस में भी जो शिप वाला है उसका ही नुकसान हो रहा है ना। तो इस चीज़ का भी, फ्रेट का भी इंश्योरेंस जो है वो कराया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ पर? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। और भी तरह के इंश्योरेंस है, देयर आर मोटर इंश्योरेंस जो मोटर व्हीकल में बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट उससे पहले आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस जो आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई विल राइट द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के बेसिस पे है, मतलब द रीज़न ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एंड आई विल मेक 3 कॉलम्स, 3 कॉलम बनाती हूँ मैं। यहाँ पे मैं तो हूँ नहीं, तो आई होप आई कैन राइट इन द होल स्क्रीन, नहीं पूरे स्क्रीन में लिख सकती हूँ मैं। और हाँ बेटा, मतलब कि आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, कि अगर आपको कुछ अजीब सा लग रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि इफ़ माई दिस एफर्ट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर प्रिपरेशन और नॉट। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर मैं बना पाती ना तो आई वुड हैव बिन मोर देन हैप्पी कि मैं फेस वाला वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई चारा नहीं है। सो बेयर विथ मी फॉर जस्ट 10 days मे बी। और अगर एग्ज़ाम हुआ, अगर नहीं हुआ, मतलब कुछ कह नहीं सकते, अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है, तो अगर नहीं हुआ तो फिर तो और ज़्यादा टाइम तक आपको मेरे साथ, मतलब यू हैव टू बेयर मी। चलिए आते हैं हम, आई विल मेक सर्टेन दिस टेबल। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है इसका? लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ह्यूमन लाइफ, है ना, ह्यूमन लाइफ होता है। फायर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? द फिजिकल प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसका ये होता है, ठीक है। तो एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का क्या होता है? तो योर शिप, कार्गो, फ्लीट, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए ये किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है बेटा? एलिमेंट। क्या किस पर्पस क्या रहता है? अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, है ना, मतलब कि अगर मान ले कुछ हो जाता है तो पैसे मिल जाए कम से कम। और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे मेच्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि उसके लिए किसी का डेथ होने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इस टर्म के लिए लिया है तो उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन तो है ही, साथ में इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन फायर इंश्योरेंस में क्या है? प्रोटेक्शन है, यानी कि अगर आग नहीं लगी तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे इंटेंशनल भी करते हैं, क्योंकि उनको पैसे तो वापस मिलने नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ प्रोटेक्शन है रीज़न। मराइन इंश्योरेंस भी क्या है? यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन है, यहाँ पे कोई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्योंकि ये पैसे दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, मतलब ऐसे चिंता नहीं करो, ये पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होगा इसमें? एक एक करके आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंस, ठीक है। और अगर नोट्स आप बना पा रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर नहीं बना पा रहे हो तो ले लो, ठीक है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी कि नहीं बनाओ। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है बेटा? तो एट द टाइम ऑफ दिस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, ठीक है। कब होता है ये? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। ये इसके फायर इंश्योरेंस के केस में कब होता है ये? तो बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। कोई भी क्वेरी होगी बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं करिएगा कि नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ सकते हैं बिल्कुल। बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एंड व्हेन द क्लेम फॉल ड्यू एंड द क्लेम फॉल्स ड्यू, दोनों के टाइम पे आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी सेम है कि बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी या फिर क्लेम्स फॉल ड्यू, दोनों ही टाइम में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। चलिए अगला ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना होता है भाई? तो फायर में तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल का होता है ना। तो इसमें ड्यूरेशन कितना होता है बेटा? कितना भी हो सकता है, 5 साल से 30 साल तक कितना भी हो सकता है, ठीक है, कम का भी हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस का कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है। फायर इंश्योरेंस जनरली 1 ईयर का होता है, ठीक है, 1 ईयर या 1 ईयर से कम का होता है।
और मरीन इंश्योरेंस कितने का होता है, 1 ईयर का होता है, और पीरियड ऑफ वॉयज, जितने दिन वो शिप चलेगा उतने का होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका टेनर जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ट्रांजिट में वो चीज़ ख़राब ना हो, एक बार ट्रांजिट खत्म काम खत्म, तो यहाँ पे ऐसे किया जाता है। अगला रीज़न क्या है, लॉस कितना हो सकता है। तो बेटा ये देखिए कि आप लाइफ इंश्योरेंस में नॉट मेजरेबल, मैंने आपको फिर से कहा कि जान की कोई कीमत नहीं होती है ना, आप पैसे से किसी के जान की कीमत नहीं लगा सकते। तो लॉस ऑफ लाइफ नॉट मेजरेबल, लेकिन फायर में मेजरेबल होता है कि भाई इतने इतने का हमारा सामान था। फ्रीट कार्गोज में भी यानी मराइन इंश्योरेंस में भी क्या होता है, ये मेजरेबल होता है, ठीक है। चलिए, इंडेमनिटी का लॉ लगेगा कि नहीं, यानी कि जितना नुकसान हुआ है उतने ही पैसे लगेंगे। तो भैया जब नुकसान ही मेजरेबल नहीं है तो इंडेमनिटी का लॉ कैसे लगेगा, तो नहीं लगेगा। यहाँ पे लगेगा यस, क्योंकि यहाँ पे गुड्स जो है वो मेजरेबल है, यहाँ भी मेजरेबल है, इसलिए यहाँ पे इंडेमनिटी का लॉ लगेगा। इंडेमनिटी का लॉ क्या होता है ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ये पढ़ा है ना। उसके बाद पॉलिसी अमाउंट कितना कितना हो सकता है। तो इसमें तो लाइफ इंश्योरेंस में भी तो कोई भी अमाउंट हो सकता है कुछ ऐसा, क्योंकि जान की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन मतलब कोई कीमत नेगेटिव में नहीं कि कोई कीमत ही नहीं, मतलब इतनी वैल्यूएबल है कि उसकी कोई कीमत लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सामान का तो कीमत हम लगा सकते हैं। तो ये इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट होगा बेटा वो हमेशा प्रोडक्ट के अमाउंट से कम ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि 1 लाख का सामान इंश्योर करने के लिए 5 लाख का प्रीमियम, 5 लाख का पॉलिसी, ऐसा थोड़ी होता है। तो जितना प्रोडक्ट है उससे कम ही अमाउंट होगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर हो सकता है। इसमें भी वही हाल है कि अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट से कम या बराबर होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है रिस्क फैक्टर कितना है। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे जो डेथ वाला है उसमें कहीं ना कहीं सर्टेनिटी है हेल्थ कंडीशन वगैरह को देख करके, ठीक है। और पैसे भी आपको मैंने पहले ही बताया बहुत सारे मैच्योरिटी बेनिफिट हैं, तो पैसे जो है वो मिल जाते हैं, है ना, मैच्योरिटी के बाद में। यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, कोई डैमेज हो ना हो, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है ना। अगर डैमेज नहीं होता है तो फिर उसका क्लेम जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो दीज वे आर द मेजर डिफरेंसेस जो कि आपके लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में है, ठीक है। वी हैव सेवरल अदर काइंड ऑफ इंश्योरेंस बेटा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, ठीक है। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट आई गेस बाय टुमारो। कल तक मैं कोशिश करूंगी कि इंश्योरेंस आपका ख़त्म करा दूं, देन कंप्यूटर भी 1-1.5 दिन में ख़त्म कराऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कराऊंगी बेटा, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले कि आप अपना पूरा कोर्स जो है वो प्रॉपरली पढ़ सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछ सकते हैं बेटा, टेस्ट सीरीज़ के लिए कॉन्टैक्ट अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, जा करके देख लो, ठीक है। तो फटाफट से चैनल डिस्क्रिप्शन देखिए। नोट्स नहीं बन रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन रिवीजन प्रॉपर करो। नोट्स अगर नहीं बनाए हो हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आई एम मोर देन हैप्पी कि यू आर बेयरिंग विथ मी, ठीक है, क्योंकि दिख तो मैं रही नहीं हूँ आपको, बट कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ वो इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रही है, जो इम्पैक्ट शायद मैं अपने एक्सप्रेशन से ला पाती आपके लाइफ्स में। तो बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।